महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, जिस तरह से संविदा कर्मचारियों को किनारे लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से शिक्षा मित्रों को आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत बड़े शिक्षक वर्ग की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, उससे जो निराशा पैदा हुई है वो विपक्ष की ताकत बनकर उभरेगा। नमस्कार मित्रों, अगर मैं कहूं कि आज से देश की राजनीति एक अलग दिशा में चल पड़ी है तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है जो भविष्य में जिसका आकलन होगा कि कहां से शुरुआत हुई थी और कहां तक हम पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से भारत की राजनीति करवट ले रही है, जिस तरह से विपक्षी दलों के बीच में उथल पुथल मची हुई है और जिस तरह की आक्रामकता सत्ताधारी पार्टी में दिखाई दे रही है, उससे बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है। राहुल गांधी की सांसदी को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद की परिस्थितियां बता रही हैं कि देश में 2024 का चुनाव क्या करवट ले सकता है। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि एक वक्त में जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पैदा हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री ने किस तरह का प्रण लिया था और उसके बाद क्या हुआ। देश की जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाया और सोनिया गांधी ने एक अभूतपूर्व फैसला करके मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2024 क्या नया इतिहास लिखेगा इस वक्त हम नहीं कह सकते, लेकिन 2024 बहुत कुछ लिखने जा रहा है, ये अभी से पता चल रहा है। और 2024 क्या लिखेगा, देश की राजनीति क्या करवट लेगी 2024 के बाद, इसके बारे में भी कुछ अभी साफ साफ कहना मुश्किल होगा। लेकिन परिस्थितियों के आधार पर और अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है और यह चुनाव केवल प्रधानमंत्री चुनने का भी नहीं है। यह चुनाव देश में एक विचारधारा को चुनने का चुनाव भी साबित होगा और शायद इसकी आधारशिला आज रख दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी छीनने का फैसला करना और उसको विपक्ष के द्वारा मुद्दा बनाना और उसको लेकर विपक्षी दलों की लामबंदी बहुत कुछ कह रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश इस पूरी लड़ाई में कहां खड़ा है और देश की सियासत आने वाले समय में क्या रंग ले सकती है, क्या रुख दिखा सकती है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज केवल राहुल गांधी की सांसदी के जाने का सवाल नहीं है, आज एक और बड़ी घटना हुई है। देश भर में विपक्षी दलों के खिलाफ में जिस तरह से सीबीआई और ईडी के छापे डाले जा रहे हैं या विपक्षी दल के नेताओं को इसका निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर 14 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच इस बारे में 5 अप्रैल को पहली सुनवाई करेगी। उस कानूनी लड़ाई का फलार्थ क्या होगा ये भविष्य में है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है राहुल गांधी के साथ, उसको लेकर विपक्ष में जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्षी दल के नेता जो अभी तक कांग्रेस के साथ खुलकर खड़े नहीं थे, 2024 के चुनाव में उनके साथ उसका तालमेल होगा कि नहीं होगा इस पर सवाल बना हुआ था, वे सारे दल आज कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज की इस घटना के बाद कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, पहले वो सुन लेते हैं। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के
अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें बार बार, और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। 2024 के चुनाव से पहले अभी तक ये समझा जा रहा था कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला नहीं होगा। एक तरफ में बीजेपी होगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, पूरे संगठन की उसकी ताकत, बूथ लेवल पर उसकी ताकत के साथ कांग्रेस और उसके साथ जो अभी गठजोड़ में जो अलायंस हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ये कह चुके हैं कि उसका कई राज्यों में अलायंस है और उनके साथ वो अलायंस को जारी रखेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश में भी उनकी सरकार है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र में उनका एक गठबंधन है जिनके साथ वो सरकार में थे, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ। बिहार में उनकी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। झारखंड में उनकी सरकार है, जहां वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस भी खड़ी है, आरजेडी भी खड़ी है। तो जिन दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस पूरे उन राज्यों में पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, ऐसा माना जा रहा था। और एक तीसरी धारा जो कोशिश कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी शामिल दिखाई दे रहे थे, भारतीय राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता, उन्होंने एक भारतीय राष्ट्र समिति बनाई और भारतीय स्तर पर जो उनकी राजनीति है, उस राजनीति में उन्होंने बाकी क्षेत्रीय दलों को शामिल करने की कोशिश की। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आपको मालूम है, उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे, उस कार्यक्रम में केजरीवाल भी शामिल हुए थे। तो एक ऐसा संगठन जो क्षेत्रीय स्तर पर अपनी वजूद रखता है, अपनी ताकत रखता है, ऐसे लोगों का एक समूह भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने की कवायद में जुटा हुआ था। लेकिन आज के बाद जिस तरीके से कानूनी मंच पर और राजनीतिक मोर्चे पर, कानूनी मंच पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ एक मुद्दे पर मुकाबला करना, ये इन सब को नजदीक ला रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर राहुल के सवाल पर बाकी दलों का एक साथ खड़े हो जाना एक अलग समूह पैदा कर रहा है, एक अलग गठजोड़ पैदा कर रहा है। बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं। जब जब हम पे केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले किए, अजय माकन साहब ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते थे कि अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? केंद्र सरकार से सवाल कौन करेगा? एक तो पहले ही विपक्ष को बहुत जगह, बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप पे सुना जाता था। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame.
तो अब आप नहीं कह सकते कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से होगा। हो सकता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ये जो एक्शन हुआ है, इसकी वजह से देश के तमाम विपक्षी दल एक साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी संभावना से इस वक्त इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी दलों को यह संदेश तो चला ही गया है कि वो सुरक्षित नहीं है। उन्हें अलग अलग करके भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से राजनीतिक शिकार बना सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ में जो एक्शन हुआ है, इससे सीधा सीधा सभी दलों के लिए यही संदेश है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है, जो सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग समूह के साथ अपनी ताकत को बटोरते हुए, अपनी ताकत को समेटते हुए वो मुकाबला करेंगी, क्योंकि अपने प्रदेश में, उनके प्रदेश में कांग्रेस उनके लिए बहुत प्रासंगिक भी नहीं है, बहुत ताकत भी नहीं है और उनको पॉलिटिकली सूट भी नहीं करता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो राजनीतिक स्तर पे और कानूनी स्तर पे जो लड़ाई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि विपक्षी दलों की एकता मजबूत हो रही है और 2024 का चुनाव हो सकता है कि दो ध्रुवीय चुनाव उसी तरह से बन जाए जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा था। क्योंकि सवाल सिर्फ यही था कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। 2024 के चुनाव में ये सवाल जरूर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज को कुचल देना चाहती है, क्या उसे सत्ता में एक बार फिर मौका दिया जाए या उनको सत्ता से हटाकर एक बार फिर लोकतांत्रिक दलों को देश में शासन की बागडोर सौंपी जाए। और यही सवाल इस वक्त देश के सामने है और इन सवालों के साथ ये सवाल भी बहुत ही गैर वाजिब है कि विपक्ष के पास इस वक्त जो मुद्दे हैं वो सब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, जिस तरह से संविदा कर्मचारियों को किनारे लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से शिक्षा मित्रों को आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत बड़े शिक्षक वर्ग की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, उससे जो निराशा पैदा हुई है वो विपक्ष की ताकत बनकर उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? मजबूत सांगठनिक क्षमता, मुफ्त अनाज की घोषणा और हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि 2024 से पहले मंदिर को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिंदुत्व का मुद्दा उछाला जाता है। तो अब देखना यह है कि 2024 में यह मुद्दा काम करेगा या विपक्ष का मुद्दा काम करेगा, जो जनता के सवालों पर और अधिक मुखरता के साथ, जो विपक्ष की ताकत को आवाज देने के सवाल पर एक मुद्दे के साथ देश के सामने होगा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत पार्टी है, बहुत ही ताकत है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि पूरे देश में अभी भी गैर भाजपा वोटों की बहुलता है। अभी भी गैर भाजपा वोटों का एक बहुत बड़ा आधार पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ है और शायद भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको एक साथ एकजुट होने का मौका दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।